नमस्कार साथियों, मैं बजरंग सैनी आज आपके सामने लेकर आया हूँ साइंस विषय को। तो आज अपन बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट के लिए। देखो, साइंस आगामी जो वैकेंसी है, सीटी, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस फ्री, सभी एग्जामों में साइंस का एक विशेष महत्व होता है। तो आज अपन बात करेंगे साइंस के बारे में। सबसे पहले देखो, साइंस का जो पहला जो पार्ट है, बायोलॉजी की बात करेंगे अपन। बायोलॉजी साइंस के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो बायोलॉजी के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, साइंस के बारे में सबसे पहले जो बायोलॉजी का जो चैप्टर मैं चालू कर रहा हूँ, तो इसको जीरो से चालू करूंगा, जिससे आपको कुछ समझ में आएगा। देखो, जैसे बायोलॉजी जो वर्ड है, सबसे पहले आपको इसके बारे में समझना चाहिए। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये वर्ड किसने दिया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पुटअप होते हैं, तो सबसे पहले अपन इस सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो वर्डों से हुई है। पहला वर्ड है इसके अंदर बायोस, और दूसरा वर्ड है लोगस। पहला वर्ड कौन सा है? बायोस, और दूसरा वर्ड कौन सा है? लोगस वर्ड है। बायोलॉजी शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो आपको याद रखना है साथियों, आपको याद रखना है कि इस बायोस शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना है कि बायोस शब्द का मतलब होता है, बायोस शब्द का अर्थ है, बायोस शब्द का अर्थ है, देखो, बायोस का मतलब होता है जीव, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो आपको याद रखना है, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस से। बायोस प्लस लोगस से। बायोस का अर्थ आप याद रखेंगे जीव, और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। ठीक है, तो साथियों आपको समझ में आया होगा, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ जीव, लोगस का अर्थ अध्ययन करना होता है। और आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब आगे आपको समझना है कि सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, इस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आपको ध्यान रखना है, देखो, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेवेवियर्स। दूसरे का नाम था ट्रेवेवियर्स। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवेवियर्स ने किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रेवेवियर्स ने किया। अगली बात आपको समझनी है, अगली बात आपको समझनी है कि बायोलॉजी सब, ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो वर्ड था, ये तो दिया था लेमार्क और ट्रेवेवियर्स ने। बायोलॉजी का अगर आपको फादर पूछे, जनक पूछे, तो बायोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? बायोलॉजी का जनक कहते हैं अरस्तु को। बायोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो आपके सामने तीन महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। देखो, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, बायोस प्लस लोगस से। बायोस का अर्थ जीव, लोगस का अर्थ अध्ययन करना होता है साथियों। और आपको प्रश्न पूछे, ये प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुका है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप बताएंगे बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवेवियर्स ने किया था। कब किया था? तो आप ध्यान रखेंगे 1801 में किया था। बायोलॉजी का जनक किसे कहा गया है साथियों? अरस्तु को कहा गया है। बायोलॉजी का जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर समस्त जीवों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि ये जो जीव शब्द है, जीव किसको कहते हैं? सबसे पहले आपको जीव की परिभाषा को समझना चाहिए, जीव के बारे में समझना, जीव किसको कहते हैं। देखो, जीव वह होता है, जीव वह होता है जिस जो जैविक क्रिया करता है। जीव वह होता है जो कौन सी क्रिया करता है? जैविक क्रिया करता है, उसको अपन जीव कहते हैं। अब आगे की बात यह है, देखो, आपको यह समझना चाहिए कि जैविक क्रिया क्या होती है। जैविक क्रिया किसको कहते हैं? आपने आपने समझा कि जीव का मतलब जो जैविक क्रिया करेगा। अब सबसे अब पहली जो बात है ना, आगे की बात यह है कि जैविक क्रिया का मतलब क्या है। यहाँ पे जैविक क्रिया का मतलब ये होता है कि वो क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, वो क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं, उनको क्या कहते हैं? जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पाचन की क्रिया है, उत्सर्जन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उन्हें, उन क्रियाओं को कौन सी क्रियाएं कहते हैं?
जैविक क्रियाएं कहते हैं मतलब सांस लेना, भोजन करना, वृद्धि करना, गति करना, अपनी संख्या को बढ़ाना, ये सारी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? जैविक क्रियाएं होती हैं। तो जीव का मतलब जो जैविक क्रिया करेगा, और जैविक क्रियाओं का मतलब होता है साथियों, जैविक क्रियाओं का मतलब होता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं होती हैं। और वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? जो जैविक क्रियाएं होती हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वो क्रियाएं, जैसे एग्जाम्पल पाचन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को कौन सी क्रियाएं कहेंगे? अपन जैविक क्रिया कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले धरातल पर किस जीव की उत्पत्ति मानी गई। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे आपको समझना चाहिए कि धरातल पर सर्वप्रथम कौन से जीव की उत्पत्ति मानी गई थी। तो आपको समझना है, देखो धरातल पर सर्वप्रथम समुद्रीय जल में, इन द सी वाटर, समुद्रीय जल में सर्वप्रथम, समुद्रीय जल में सर्वप्रथम शैवाल की उत्पत्ति मानी गई है। किसके उत्पत्ति मानी गई है साथियों? शैवाल की उत्पत्ति मानी गई है। समुद्र में सर्वप्रथम शैवाल की उत्पत्ति मानी गई। धरातल पर आने वाला पहला जो सजीव था, जीव के रूप में उसको अपन सजीव बोलेंगे, तो पहला जो सजीव था धरातल पे आने वाला समुद्री जल में, उसका नाम था शैवाल। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन से जीव, सजीव की उत्पत्ति मानी गई? शैवाल की उत्पत्ति मानी गई। अब आपको आगे समझना है, देखो जो शैवाल है वो एक जीव नहीं होता साथियों। रियली बात यह है कि शैवाल एक जीव नहीं होता। तो फिर क्या होता है? तो फिर ये होता है, आपको ध्यान रखना है, शैवाल एक क्या है? पादप है। ये पादप वर्ग के अंदर आता है। शैवाल किस में आता है? पादप वर्ग के अंदर आता है। क्योंकि आपने देखा है कि जो शैवाल है, एल्गी कहते हैं जिसको, जिसको एल्गी कहते हैं, पानी के ऊपर जो हरे रंग की सी परत जमती है, वो शैवाल होता है। और वो बिल्कुल कैसे रंग का होता है साथियों? वो हरे रंग का होता है। वो कैसे रंग का होता है? वो हरे रंग का होता है। और ये जो हरा रंग होता है, पौधों के अंदर जो हरा रंग होता है, पौधे भी हरे रंग के होते हैं, आपको पता है। तो इसका मतलब शैवाल हरे रंग का था। इसके अंदर ये हरा रंग होने का कारण है पर्णहरित। हरा रंग होने का कारण क्या होता है? पर्णहरित होता है। हरे रंग का कारण क्या है? पर्णहरित है। आपको ध्यान रखना है, हरा रंग किसकी वजह से होता है? पर्णहरित की वजह से होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो शैवाल की उत्पत्ति हुई थी, वो एक प्रकार का प्लांट था, मतलब पौधा था। और वो कैसे रंग का था? वो हरे रंग का था। हरा रंग किसकी वजह से होता है? पर्णहरित की वजह से होता है। और इस शैवाल की के द्वारा ही आगे समुद्री जल में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति मानी गई है। क्योंकि उस इस पर्णहरित में से क्रिया शुरू हुई थी, उस क्रिया का नाम था प्रकाश संश्लेषण। उस क्रिया का नाम था प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं उसको। उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हुई किस में? शुरू हुई शैवाल में शुरू हुई। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हुई, तो इस शैवाल में जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे ऑक्सीजन, जो जीवद्रव्य के निर्माण के लिए आवश्यक यौगिक और तत्व होते हैं। ऐसे यौगिकों की, सरल से जटिल यौगिकों की उत्पत्ति मानी गई। और इन यौगिकों के बनने से समुद्री जल में सबसे पहले इस शैवाल के कारण, यानी जो सरल जीव थे, उनकी उत्पत्ति मानी गई थी। और उन सरल जीवों को कहा गया था प्रोकैरियोटा कहा गया था। क्या कहा गया था? प्रोकैरियोटा कहा गया था। तो आपको वापस इस क्रम को एक बार फिर से समझना है। देखो मैंने आपको समझाया कि जीव है ना, जीव की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्री जल में हुई। और समुद्री जल में किसकी उत्पत्ति मानी गई? शैवाल की उत्पत्ति मानी गई। शैवाल क्या है? एक प्रकार का पादप है, क्योंकि ये हरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें पर्णहरित प्रेजेंट होता है। और इस पर्णहरित के अंदर कौन सी क्रिया चालू हुई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होने से जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, मतलब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के निर्माण से स्वतः जनन के सिद्धांत से, स्वतः जनन के सिद्धांत से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति मानी गई। और इन सूक्ष्म जीवों को साथियों क्या कहा गया था? प्रोकैरियोटा कहा गया था। आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटा थे, ये एक प्रकार के सरल जीव थे। ये एक प्रकार के कौन से जीव थे? सरल जीव थे। और ये सरल कोशिका से मिलकर बने हुए थे। वो सरल कोशिका मतलब अल्प विकसित कोशिका से मिलकर बने हुए जीव थे। और इनके शरीर में जो सेल थी, जो कोशिका थी, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी साथियों। कौन सी कोशिका थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति कौन सी कोशिका से हुई थी? प्रारंभिक जीवों का शरीर कौन सी कोशिका से मिलकर बना था?
तो आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना था। अब आपके सामने एक वर्ड आपके सामने आ चुका है, एक वर्ड आपके सामने आ चुका है। कौन सा वर्ड आ चुका है आपके सामने? सेल वर्ड आ चुका है। सेल का मतलब होता है कोशिका, और आपको आगे अब समझना है कि कोशिका क्या होती है। आपको यहाँ पे दो बिंदुओं पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्लांट के रूप में, पौधे के रूप में किसी सजीव की उत्पत्ति मानी गई, और उस पौधे के कारण समुद्री जल में सरल सूक्ष्म आदिम जीवों की उत्पत्ति हुई, और उन आदिम जीवों को किस नाम से जाना गया था? प्रोकैरियोटा के नाम से जाना गया था। और ये जो प्रोकैरियोटा थे वो सरल जीव थे, और इनके इनके शरीर में कौन सी कोशिका विद्यमान थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका विद्यमान थी। तो आगे आपको समझना है कि ये सेल क्या थी, ये कोशिका क्या थी। इससे पहले आपको छोटी सी एक बात ये भी समझनी चाहिए कि ये जो सरल जीव थे, ये जो प्रोकैरियोटिक जीव थे, इन्हीं के निरंतर विकास से, इन्हीं के निरंतर विकास से, इनके रेगुलर डेवलपमेंट से, निरंतर विकास से जटिल जीवों की उत्पत्ति मानी गई। तो आदिम सरल जीवों से उत्तरोत्तर विकास के द्वारा जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई, और जटिल जीवों का शरीर जिस कोशिका से मिलकर बना है वो कोशिका होती है साथियों यूकैरियोटिक कोशिका। वो कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कोशिकाएं कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। जीव कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। प्रारंभिक जीव क्या कहलाए? तो आपको बताना है प्रोकैरियोटा कहलाए। लेकिन उनके लगातार विकास से जो जीव बने, जो विकसित जीव बने, उन्हें आप किस नाम से जानेंगे? तो उनको आप कहेंगे यूकैरियोटा कहेंगे। उन्हें आप किस नाम से जानेंगे? उन्हें कहेंगे आप यूकैरियोटा कहेंगे। उन जीवों को किस नाम से जाना गया था? यूकैरियोटा के नाम से जाना गया था। आगे आपको अब समझना है किसके बारे में? अब आपको आगे समझना है कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है? कोशिका एक सरलतम इकाई है। सरलतम एक क्या है? एक इकाई है। कोशिका एक सरलतम क्या है? एक इकाई है जिसके द्वारा जीवों का शरीर मिलकर बना होता है, जीवों के शरीर की उत्पत्ति मानी जाती है। तो आगे आपको समझना है, देखो आगे आपको समझना है कि आगे आपको समझना कि सेल क्या होती है, कोशिका क्या है। तो आपको अब मैं आपको विस्तार से कोशिका के बारे में बता रहा हूं। देखो सेल का मतलब होता है कोशिका, और कोशिका क्या है? किसी सजीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस इकाई से सजीवों के शरीर का निर्माण होता है वो इकाई क्या कहलाती है? वो इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है। अब आपको समझना है कि ये जो सेल होती है, कोशिका होती है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका पता किसने लगाया था? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले निर्जीव के अंदर, निर्जीव पौधे के निर्जीव भाग के द्वारा मृत कोशिका को खोजा गया था। कौन सी कोशिका को खोजा गया था साथियों? मृत कोशिका को। और इस मृत कोशिका की खोज करने वाला कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक था। कौन था बताओ? रॉबर्ट हुक था। और इस मृत कोशिका की खोज कब हुई थी? आपको ध्यान रखना है 1665 में हुई थी। अभी मैंने बताया कि ये मृत कोशिका थी, मृत भाग से इसकी खोज हुई थी। और ये कौन सा भाग था जिससे इस कोशिका को खोजा गया था? ये पौधे का, ये वृक्ष की जो छाल होती है, वृक्ष की छाल द्वारा इस कोशिका को खोजा गया था। और खोजने वाला कौन था साथियों? रॉबर्ट हुक था। कब खोजा उसने? 1665 में इसकी खोज की थी। तो सर्वप्रथम प्रश्न पूछे, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने की। यह कोशिका कैसी थी? तो आप बताएंगे ये कोशिका डेड सेल थी, एक मृत कोशिका थी, वृक्ष के छाल द्वारा इसे खोजा गया था। इससे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि कोशिका क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आप बताएंगे शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। कोशिका शरीर के निर्माण की सबसे छोटी क्या होती है साथियों? इकाई होती है। और यही इकाई शरीर का निर्माण करती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये कैसी इकाई है साथियों? ये संरचनात्मक इकाई भी है। और शरीर की समस्त जो क्रियाएं होती हैं, शरीर की समस्त जो क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं भी कहाँ होती हैं? वो समस्त क्रियाएं शरीर में होती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि साथियों ये क्रियात्मक इकाई भी होती है। तो इस कोशिका की परिभाषा के लिए आप 3 वर्डों का यूज करेंगे। किसी सजीव के निर्माण की, शरीर के निर्माण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है, फंक्शनल जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, उसी का नाम क्या होता है? सेल होता है, मतलब कोशिका होता है।
ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी खोज करने वाला कौन था, रॉबर्ट हुक था। कब खोजा? 1665 में खोजा था साथियों। और इसे कहां से खोजा गया था? वृक्ष की छाल द्वारा खोजा गया था। अब आपको आगे समझना है, इसके पूरे 9 वर्षों के बाद में, इस कोशिका को खोजने के पूरे 9 वर्षों के बाद में आपको ध्यान रखना है 1674 में, 1674 में एक अन्य वैज्ञानिक जिसका नाम था ल्यूवेन हॉक, जिसका नाम था ल्यूवेन हॉक। तो इस ल्यूवेन हॉक नाम के वैज्ञानिक ने साथियों जीवित कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका की खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। तो आपके सामने दो प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं। मृत कोशिका को खोजने वाला कौन था साथियों? रॉबर्ट हुक था। लेकिन जीवित कोशिका को खोजने वाला कौन था साथियों? ल्यूवेन हॉक था। और उसने इस जीवित कोशिका को कब खोजा था? 1674 में खोजा था। और अब आपको यह समझना है, अभी मैंने बताया कि मृत कोशिका को खोजा गया वृक्ष की छाल द्वारा। अब आपको यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि जो जीवित कोशिका खोजी गई थी ल्यूवेन हॉक के द्वारा, उस जीवित कोशिका की खोज पौधे के किस भाग से हुई? पौधे के या किसी जीव के कौन से भाग से हुई थी? तो ध्यान रखना साथियों, ल्यूवेन हॉक ने जो कोशिका खोजी थी वो कोशिका आपको ध्यान रखना है प्याज की झिल्ली के द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा खोजी गई थी? प्याज की झिल्ली के द्वारा खोजी गई थी। और इसके बाद में देखो, इसने प्याज की झिल्ली के अलावा, इसके अलावा इसने और किसको काम में लिया था? जो दांत की खुरचन होती है, जिसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उस दांत की खुरचन के द्वारा, उसकी खुरचन के द्वारा भी जीवित कोशिका को देखने का कार्य किया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना, हो सकता है ऑप्शन में आपको दांत की खुरचन का ऑप्शन भी मिल जाए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपको यह समझना है कि जीवित कोशिका को खोजने वाला ल्यूवेन हॉक था और उसने प्याज की झिल्ली के द्वारा इस कोशिका को खोजा था। और इसके अलावा इसने किसके द्वारा इसकी खोज की थी? दांत के खुरचन के द्वारा इसे खोजने का कार्य किया था। कब किया था साथियों? 1674 में किया था। अब आगे आपको समझना चाहिए, ये बात थी इसकी खोज से रिलेटेड, इसकी परिभाषा से संबंधित बातें आपको समझना चाहिए कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सभी सजीवों के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं और जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो जीव बहुकोशिक जीव होते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना, जिन जीवों के शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है वो एक कोशिक जीव होते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना आदि जो एक कोशिक जीव होते हैं। इसके अलावा बहुकोशिक जो विकसित जीव हैं, जिनके अंदर मानव भी आता है, अन्य प्रकार के सभी जीव बहुकोशिक जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब नेक्स्ट अगली बात आपको समझनी है। देखो, आपको आगे समझना है कि ये जो कोशिका है, देखो कई बार प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सभी जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। छोटे छोटे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी संरचना को समझने से पहले आपको दो तीन बातें और समझनी चाहिए। तो साथियों, आगे आपको ध्यान देना है, आपको प्रश्न पूछा जाए कि सभी जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी कोशिका साथियों जीवाणु की होती है। और वो कौन से जीवाणु की होती है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा लेड लेवी की होती है। माइकोप्लाज्मा लेड लेवी की होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आप ध्यान रखना सबसे बड़ी कोशिका होती है, एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है शुतुरमुर्ग। जिसका क्या नाम होता है? शुतुरमुर्ग, जिसे साथियों ऑस्ट्रिच बर्ड भी कहते हैं। जिसे किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रिच बर्ड के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिच बर्ड सबसे तेज दौड़ने वाला एक पक्षी होता है और वो 70 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है पर घंटे, है ना। तो इस बर्ड की जो कोशिका, जो अंड कोशिका होती है, एग सेल होती है, मतलब इसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और ध्यान रखना इसका वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम। तो सबसे छोटी कोशिका होती है साथियों माइकोप्लाज्मा लेड लेवी, एक जीवाणु की कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका, आकार में सबसे बड़ी कोशिका, साइज में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है साथियों? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब आगे आपको समझना है सबसे लंबी कोशिका किसकी है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे लंबी का मतलब यह है, देखो ऊपर लिखा हुआ है सबसे बड़ी, लेकिन नीचे लिखा हुआ है सबसे लंबी। लंबी का मतलब साथियों ये होता है, लंबी का मतलब ये होता है जिसकी लंबाई हो, ऐसे लंबी हो, है ना, धागे की तरह लंबी हो, वो कोशिका लंबी होती है। तो आपको ध्यान रखना सबसे लंबी कोशिका होती है
तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल, जिसे कहते हैं न्यूरॉन सेल, जिसमें कभी विभाजन नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना है, ये कोशिका अपने मस्तिष्क में सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसमें कभी विभाजन नहीं होता, और ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। सभी जीवों के अंदर भी ये सबसे लंबी कोशिका होती है। तो अपन बात कर रहे थे अभी, सभी जीवों के अंदर बात की जाए तो सबसे लंबी, बड़ी, छोटी कोशिका कौन सी होती है? साथियों एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सबसे छोटी कोशिका आपने पढ़ी माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, जीवाणु की कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका, आकार में बड़ी, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसे ऑस्ट्रिच बर्ड भी कहते हैं, और इसका वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। अब आगे आप अपन बात करेंगे, अगर आपसे बात की जाए कि मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ी, लंबी और छोटी कोशिका, यही प्रश्न मानव के शरीर के लिए पूछे जाए आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। देखो अभी आपने पढ़ा था सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका इधर जीवाणु होती है, पर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका साथियों शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है साथियों? शुक्राणु होती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो महिला की जो जनन कोशिका होती है अंडाणु, उसे सबसे बड़ी कोशिका कहा गया है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ध्यान रखना साथियों, तंत्रिका कोशिका को सबसे लंबी कोशिका कहा गया है। कुल मिलाकर आपके सामने 6 टाइप के प्रश्न आ चुके हैं। सभी जीवों के अंदर सबसे बड़ी लंबी कोशिका और मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी और छोटी कोशिका। तो ये बात थी किसके बारे में? ये बात थी कोशिका से संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में। अब साथियों आगे अपन बात करेंगे, आगे बात करने से पहले मैं जल्दी जल्दी आपको पिछली बातें एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। साथियों एक बार फिर से ध्यान देना। देखो इसके बाद में अपन कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो इसके आगे इन बातों पर ध्यान देंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से पिछली बातें रिवाइज करवा दूं। देखो कोशिका क्या थी? तो कोशिका एक शरीर की सबसे छोटी इकाई थी, शरीर को बनाने वाली इकाई थी, क्रिया करने वाली इकाई थी। इस कोशिका को खोजने का कार्य किसने किया था? सबसे पहले तो आपको ऑप्शन में रॉबर्ट हुक मिले तो आपको रॉबर्ट हुक करना है, लेकिन अगर रॉबर्ट हुक नहीं है तो फिर ऑप्शन में कौन मिलेगा? लुवेन हुक मिलेगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका साथियों कैसी थी? डेड सेल थी, मृत कोशिका। लुवेन हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी? जीवित कोशिका। अगर आपको प्रश्न पूछे कि प्याज की झिल्ली का प्रयोग करके कोशिका को खोजने का कार्य किसने किया था, तो आप बताएंगे लुवेन हुक ने किया, और वो जीवित कोशिका थे। इसके बाद में साथियों मैंने आपको बताया सबसे बड़ी कोशिका जीवों की, सभी जीवों की, तो सभी जीवों की सबसे बड़ी कोशिका थी कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा था। और सबसे लंबी लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका, सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटे शुक्राणु होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, इसके आगे अपन बात करेंगे, एक छोटी सी बात आपको समझनी है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षा के अंदर कई बार पूछी गई है। आपको आगे पढ़ना है कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना साथियों? सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। देखिए कोशिका सिद्धांत क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि कोशिका का कोई जीवन काल होता है। जब कोशिकाएं अपना जीवन पूरा करती हैं तो उन नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो इस बात को समझाने का काम किसने किया था? इस बात को समझाने का काम साथियों कोशिका सिद्धांत के द्वारा बताया गया था। और आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना है कोशिका सिद्धांत दिया था स्वान व स्लाइडेन ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्वान व स्लाइडेन ने दिया था। ठीक है, सबसे पहला बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में प्राय सबसे पहले पूछता है साथियों, वो बात आपको सीधी याद रखनी है। कोशिका सिद्धांत दिया था स्वान व स्लाइडेन ने दिया था। अब कोशिका सिद्धांत है क्या, थ्योरी क्या है, मतलब क्या है, कोशिका सिद्धांत अपने किसको कहते हैं? देखिए कोशिका सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूं कि जब कोशिकाएं मरती हैं, जब वो अपना जीवन काल पूरा करती हैं, तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, जीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये सारी बातें किसमें कही गई हैं? कोशिका सिद्धांत में कही गई है। और ये बात किसने कही थी? स्वान और स्लाइडेन ने कही थी। स्वान और स्लाइडेन के अनुसार इस कोशिका सिद्धांत में कुछ बिंदुओं का
प्रतिपादन किया है, तो इनके सिद्धांत का पहला बिंदु है कि सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। तो कोशिका सिद्धांत पहली बात कहता है सभी जीवों का शरीर किससे निर्मित होता है? कोशिका से निर्मित होता है। इनके सिद्धांत की पहली बात यह है। दूसरी बात कोशिका सिद्धांत की कौन सी है साथियों? दूसरी बात यह है, स्वान और स्लाइडेन बता अपने सिद्धांत में कह रहे हैं, दूसरी बात क्या कह रहे हैं कोशिका सिद्धांत में? ये कह रहे हैं कि कोशिका मरने से पहले नई कोशिकाओं को जन्म देती है। कोशिका मरने से पहले, अपना जीवन काल पूरा करने से पहले वो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है। और साथियों ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है? ये बात भी इसमें कही गई है। नई कोशिका की उत्पत्ति होती है साथियों पूर्ववर्ती कोशिका से। नई कोशिका की उत्पत्ति होती है कौन सी कोशिका से साथियों? पूर्ववर्ती कोशिका से। कोशिका सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार जीव मरने से पहले नए जीवों को जन्म देता है, वो अपने संतान उत्पन्न करके जाता है जिससे उसका वंश बना रहता है, सेम यही बात कोशिका सिद्धांत कहता है। कोशिका सिद्धांत कहता है कि जब कोशिका मरती है तो मरने से पहले वो नई कोशिकाओं को जन्म देती है और पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। और ध्यान रखना, नई कोशिका की उत्पत्ति कौन सी प्रोसेस से होती है? तो नई कोशिका की उत्पत्ति होती है साथियों कोशिका विभाजन द्वारा। कौन से विभाजन द्वारा? कोशिका विभाजन द्वारा। अगर आपको प्रश्न पूछे कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी, तो आपको बताना कोशिका विभाजन की खोज की थी विरचोव ने। किसने की थी साथियों? विरचोव ने की थी। तो आपको कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि कोशिका सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक थे, तो विरचोव भी इसी से रिलेटेड था। तो साथियों आगे अपन इससे आगे नेक्स्ट जो बात करेंगे, इससे नेक्स्ट जो आगे की जो बात है कोशिका की स्ट्रक्चर संरचना के बारे में, तो अगली क्लास में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, संरचना समझेंगे। जय हिंद साथियों, और इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब